Hello students, welcome to the EduExcel channel, an e-learning platform which is an initiative by YAC EdTech Private Limited. This is your mentor Abdul Ahad and today I am here in front of you to discuss the questions of 11th entrance. अभी जो आपका 11th entrance हुआ है AMU का, उसमें मेरे पढ़ाए हुए 90% क्वेश्चंस जो थे वो वहीं से थे बेटा। इस बात का क्लेम ये वीडियो लेकर के आई है जिसमें मैंने आपसे क्लास में क्या क्या डिस्कस किया है और वो क्या सवाल आया है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्रूफ है कि ये मैं बात सिर्फ हवा में नहीं कहता था, ये सारी चीजें कि बेटा आपको जो मैं डीपीटीज करा रहा हूँ, आपको जो मैं टेस्ट संडे टेस्ट करा रहा हूँ, जो टेस्ट सीरीज आपकी हुई है, इवन क्लास में जो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे इसी में से आए। यानी कि टोटल आपके 16 क्वेश्चंस आए थे बायोलॉजी के और आउट ऑफ 16 जो 14 क्वेश्चंस थे वो डिट्टो बिल्कुल उठ करके इसी में से आए। ऑल्दो वो दो क्वेश्चंस भी जो थे वो पढ़ाए हुए में से ही आए थे, लेकिन ये 14 क्वेश्चंस तो डिट्टो बिल्कुल उठ उठ के इसी तरीके से आ गए हैं। सो आइए बिना किसी देर के बेटा देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस थे और किस तरीके से मैंने आपको पढ़ाए थे, एंड आई होप कि आपने बिल्कुल सारे के सारे वो सही करे होंगे। सो आपका पहला क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज बी से जो है वो मैंने लिया है, टेस्ट सीरीज बी को डिस्कस किया गया है यहाँ पर। और क्वेश्चन को बेटा यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 86 आया था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स फॉर्म फ्लोएम। तो फ्लोएम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये फ्लोएम का पूरा डायग्राम भी है कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, सीव ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, ये चार चीजें मैंने आपको बताई थी कि वी हैव सीव ट्यूब्स, वी हैव कंपेनियन सेल्स। ओके, उसके बाद मैंने बताया था आपके पास कि यू आर गोइंग टू हैव दी पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा या फिर फाइबर्स। ये चीज मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से बताई थी। यहाँ पर देखिए डायग्राम है कि ये सेव ट्यूब्स मौजूद हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं, यहाँ पर आपका इस तरीके से बराबर में पैरेनकाइमा होता है और ये फाइबर्स आपके इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए मौजूद होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने आज आपको टिश्यूज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि टिश्यूज आर ऑफ सिंपल टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में मैंने पढ़ाया था आपको जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जाइलम के ये सारे पार्ट्स बताए थे और फ्लोएम के ये सारे पार्ट्स रहे जो मैंने अभी लिखे हैं वहां पे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फाइबर्स। तो 1 2 3 4 कितने पार्ट्स थे बेटा? 4 पार्ट्स थे। ये इसका करेक्ट एकदम सोल्यूशन था जो उस दिन आपको संडे के दिन मैंने कराया था कि हाँ भाई 4 होंगे। तो ये आज उसका प्रूफ दे दिया कि 4 क्यों होंगे, कैसे होंगे, क्या पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर ली गई हैं। ओके, ये हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा बिना किसी देर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स, क्वेश्चन नंबर 87 कि सेल्स ऑफ स्केलेटल टिश्यूज आर, स्केलेटल टिश्यूज के सेल्स कैसे होते हैं? ए न्यूक्लिएटेड यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, मोनोन्यूक्लिएटेड यानी कि सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, बाई न्यूक्लिएटेड यानी कि दो न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि दो से ज्यादा कई न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद होगा कि क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मसल्स थे, मसल्स दो तरीके के होते थे, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्केलेटल मसल्स आते हैं, ठीक है, और इनवॉलंटरी में आपके स्मूथ मसल्स, और हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या, कार्डियक मसल्स, ये दो मसल्स आते हैं। ठीक है, स्केलेटल की अगर बात करी जाए तो ये सारी चीजें मैंने स्केलेटल के बारे में बताई थी आपको, और इसमें एक ये बात बताई थी कि कैसे होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। डायग्राम के जरिए से भी मैंने आपको दिखाया था कि ये स्केलेटल मसल्स जो कि हमारे आर्म से वगैरह से जो कंट्रोलेबल चीजें होती हैं उनसे जो अटैच होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं, इसमें कई न्यूक्लियस, एक दो तीन, तो आपको यह डायग्राम में दिख रहे हैं। तो मैंने आपसे डिस्कस करा था बच्चे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियर यहाँ पर जो है वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, उसके टिश्यूज जो होते हैं। ओके, तो दो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यहां पर क्या बता रहा था, यहां पर मैंने क्वेश्चन ये है कि राइट ऑरिकल इन ह्यूमन बीइंग्स, इनके हार्ट में जो है वो किस तरीके से आता है। तो आपको क्लास से अगर याद हो बेटा, तो क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि राइट साइड जो होता है वो हमेशा किस चीज के लिए होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है, और लेफ्ट साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है। तो राइट ऑरिकल के बारे में पूछा है, तो ऑरिकल को तो छोड़ देते हैं फिलहाल,
हम बात करें अगर खाली राइट पार्ट के, तो इतना तो क्लियर हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए सर। तो यहीं से आपका यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड है तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑक्सीजनेटेड है तो ये ऑप्शन कैंसिल, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए थे, आपके दो ऑप्शंस बचे थे। अब ये पूछ रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा लेकर आ रहा था या पल्मोनरी वेन लेकर के आ रही थी। तो अगले ही स्लाइड में मैंने आपको पूरा डायग्राम भी दिखाया था और ये बताया था कि ये राइट ऑरिकल है, राइट एट्रियम है, और राइट एट्रियम में कौन लेकर के आता है, वेना केवा आपका ब्लड लेकर के आती है। इवन मैंने यहाँ पर ये भी डिस्कस किया था कि एक इंफीरियर वेना केवा होता है और एक सुपीरियर वेना केवा होता है। सुपीरियर वेना केवा बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेकर के आता है और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेकर के आता है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको डीपीटी कराया था, डीपीटी नंबर 5 है, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि इन ह्यूमंस राइट ऑरिकल रिसीव्स डैश ब्लड फ्रॉम डैश। कौन सा ब्लड रिसीव करता है सर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से करता है, वेना केवा से करता है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया था। एकदम सेम क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि डीपीटी में इस तरीके से, डीपीटी क्या होता है मैं आपको बता दूं, यानी कि डीपीटी स्टैंड्स फॉर द डेली प्रैक्टिस टेस्ट। वॉट एवर द लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक, हर लेक्चर के बाद एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं मैं, जिसमें 8 से 10 सवालात होते हैं आपके, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि भाई आप लोग कितना गेन कर रहे हो क्लास में। तो ये सारी चीजें बेटा जो है वो ऑलमोस्ट उसी से ही हैं। तो आप देख रहे हो एग्जैक्ट क्वेश्चन यही उठ करके जो है वो आ गया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेना केवा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है सर, अपना फूड बनाता है, किस फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है। तो डायरेक्ट ना पूछ करके, फूड को ना दे करके क्या कह दिया, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल दिया। उसके ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके ट्रांसपोर्टेशन जो फ्लोएम के जरिए से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे आपको ट्रांसलोकेशन के बारे में पूरा पढ़ाया था मैंने कि ट्रांसलोकेशन किस तरीके से होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। लीव्स होती है, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, उसने अपना खाना बनाया, खाना बनाने के बाद वो ट्रांसपोर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू दैट आर कॉल्ड एज फ्लोएम, और फ्लोएम के जरिए से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ये भी डीपीटी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की था कि द प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज, तो यहां पे भी क्या है बेटा, ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चंस क्या है, डीपीटी से रोजाना के क्वेश्चंस हैं जो आप क्लास में बैठ करके सॉल्व करते हो। अगर ईमानदारी से बैठ करके सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लेते तो ये आपका आसानी से 14 आप गेन कर सकते थे आउट ऑफ 16। एकदम एग्जैक्ट 90% ऑलमोस्ट जो है वो इसी में से ही आया है बेटा। 90% बहुत होता है, ओके, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अ पर्टिकुलर एंट्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 आपका क्या पूछ रहा है कि टर्मिनल पार्ट ऑफ पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर। मैंने आपको बताया था कि पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल को मैंने ये बताया था कि कार्पेल भी कहते हैं, और एक और नाम मैंने बताया था कि गायनोशियम भी कहा जाता है उसको। ओके, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम के बारे में ये पूरा आपको याद होगा, क्लास में मैंने इस तरीके से पढ़ाया था कि भाई स्टेमिन जो होता है वो कौन सा मेल पार्ट होता है, कार्पल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, और कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बेसल पार्ट जो होता है सबसे नीचे वाला वो ओवरी होता है, स्टाइल ये इस तरीके से गर्दन वाला पार्ट होता है, और स्टिग्मा ऊपर वाला टर्मिनल वाला पार्ट होता है। तो यही पूछा गया है कि टर्मिनल वाला पार्ट कौन सा होता है, सो स्टिग्मा सर टर्मिनल वाला पार्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज स्टिग्मा। इसी तरीके से इसी जो मिलता जुलता सवाल यहाँ पे भी था कि इन विच स्ट्रक्चर डज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑकर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पर सेम मिल रहे थे, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल। तो स्टिग्मा जो है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, और ओवरी वाला पार्ट जो होता है इसी के अंदर डेवलपमेंट होता है। तो ऑलमोस्ट अगर ये आपको ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा अच्छे से तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई किस पोजीशन पे कौन सी चीज होती है, टर्मिनल एंड पे कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, बेस एंड पे। ज्यादातर बच्चों ने जो मुझे आकर के बताया वो गलती यही करी कि सर हम तो ओवरी लगाए आए, टर्मिनल पूछा था। तो बेटा टर्मिनल ये बेसल पार्ट कहलाता है, बेस की तरफ जो होता है दिस इज कॉल्ड एज बेसल पार्ट, और ये सबसे ऊपर टर्मिनल पार्ट कहलाता है जो कि एक्सिस पे इस तरीके से सबसे ऊपर चोटी पे जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। ये वाला क्वेश्चन भी आपने जो है वो अच्छे से कर दिया होगा, सही कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 91।
ये भी मैंने क्लास में आपसे डिस्कस किया था, ये भी पढ़ाया था, ये वही कंसेप्ट से आया है। पूछ रहा है कि विच ऑर्गन पार्ट एक्ट्स एज ग्लैंड 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 के बारे में पूछ रहा है। वास्ट डिफरेंस है, यूरिथ्रा है, वेसिकल है और यूरेटर है। ये डायग्राम आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको रिप्रोडक्शन में ये डायग्राम पढ़ाया था। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होते हैं, ये टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस से स्पर्म को लेकर के वास्ट डिफरेंस लेकर के जाते हैं, क्योंकि वास्ट डिफरेंस क्या होते हैं, पाइपलाइन होते हैं। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस एक पाइपलाइन है, ये नहीं हो सकता। यूरेथ्रा के बारे में मैंने बताया था कि ये कॉमन पैसेज होता है फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म, तो ये भी एक पाइपलाइन है, तो ये भी नहीं हो सकता सर। मैंने यूरेटर के बारे में आपको एक्सक्रीशन में पढ़ाया था कि ये जो किडनीज होती हैं, ठीक है, किडनीज से यूरिन लेकर के इस तरीके से आते हैं, ये पाइपलाइन आपकी कौन सी होती है, ये यूरेटर्स होते हैं आपके, तो ये भी पाइपलाइन है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जब यहां से वास्ट डिफरेंस में आगे बढ़ता है स्पर्म, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेमिनल वेसिकल्स यानी कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसमें अंदर अल्कलाइन लिक्विड ऐड करते हैं, तो सेमिनल वेसिकल इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके का सवाल आपके संडे टेस्ट में भी ये था कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो, टेस्टिस है, ओविडक्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल है। तो ग्लैंड्स का मैंने यहाँ पर इस वजह से क्वेश्चन लगाया क्योंकि सारे के सारे ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं। टेस्टिस भी एक ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल भी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ओविडक्ट क्या है, ओविडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये सवालात में क्या है, आपको ग्लैंड्स अगर इसको सॉल्व किया होगा तो आपको पता है कि हाँ कौन से ग्लैंड्स होते हैं एटलीस्ट। और वही पूछा था कि भाई साहब इन सब में ग्लैंड कौन सा है, तो सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड प्रेजेंट था यहाँ पर। ओके, तो क्लास का कंसेप्ट, संडे का टेस्ट, डीबीटीज, यही सारी तो चीजें थी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस, जो इट इज सो सिंपल फॉर बायो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स से क्वेश्चन आया था। ये पूछा गया था कि एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में जो होता है वो क्या कहलाता है। आपको याद होगा ये स्लाइड, मैंने कहा था बेटा इसको हिफ्ज कर लेना, इसको याद कर लेना, इसको नोट्स बना लो अच्छे से। हर एक स्टेट में क्या क्या कहा जा रहा था ये मैंने आपको बता दिया था, और उत्तर प्रदेश में इसको पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है, तो ये बुंदीज होता था बेटा। तो एकदम एग्जैक्टली चीजें उठ के आ जा रही हैं अगर आपने क्लास ढंग से करी थी, एक एक चीज अगर आपने पढ़ ली थी। ये जो चीजें मैंने कही कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, अगर आपने ढंग से पढ़ा था तो सीधे सीधे क्वेश्चन उससे उठ करके सीधा सीधा आ गया है। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि तमिलनाडु का पूछा गया था, या ऐसे पूछा गया था, एरिस दे दिया गया था कि एरिस जो है वो कहां पर होता है, तो तमिलनाडु उसका ऑप्शन था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे पहले भी, और मैंने कहा था कि बेटा इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। सो आई होप आपने याद कर लिया होगा और ये क्वेश्चन भी आपने ठीक तरीके से कर दिया होगा। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये तो पूरा क्लास से उठ करके आ गया है बेटा क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये मैंने आपको बताया था कि क्या होता है बेटा, कि किंगडम होता है सबसे ऊपर, और किंगडम के बाद सबसे पहले क्या होता है, किंगडम होता है, किंगडम के बाद आपका फाइलम, या फिर यहाँ पर अगर प्लांट की बात होती है तो डिवीजन हो जाता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। एकदम एग्जैक्ट देख सकते हैं आप कि उठ करके आ गया। यहाँ पर क्या है कि फाइलम है सर, फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशी है। बिल्कुल एकदम डिट्टो वही सारा क्वेश्चन है, सीधा उठ करके आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम एग्जैक्ट आपके पास ये मौजूद है। तो क्लास अगर आपने ढंग से करी है बेटा, ये सिंपल सी चीजें जो मैंने कहा था कि हाँ बेटा इसको याद कर लेना, अगर याद करी है तो ये आंसर भी आपने बहुत आसानी से कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड, इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन आ गया था, और ये क्वेश्चन मुझे याद भी है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था बस 2 दिन पहले, और मैंने क्लास में इसको डिस्कस किया था। कितने किस किंगडम क्लासिफिकेशन थे, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछ लिया गया था। मैंने आपको सिर्फ 5 किंगडम नहीं बताया था, मैंने आपको सारे बता दिए थे कि शुरुआत में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, 3 किंगडम हैकल ने दिया था, 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया था, और कहा था मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अक्सर पूछा जा रहा है, जो कि किसने दिया था, आपके आर.एच. विटेकर ने दिया था। तो यहाँ पे विटेकर भाई साहब ये टंगे रहे, और इन्होंने विटेकर ने दे दिया था। देखो नाम वही है, हैकल भी दिया, हैकल ने लेकिन कितना दिया था, 3 किंगडम दिया था। लीनियस से कितना दिया था, 2 दिया था। कार्लवोस ने क्या करा था, फर्दर क्लासिफिकेशन किया था किस चीज का, मोनेरा का, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया वगैरह में। ठीक है, तो ये तो एकदम ही अलग हो गया मोनेरा का क्लासिफिकेशन। तो यहां पर विटेकर ने कितना दिया था बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। ओके, मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 5 क्वेश्चन बच्चे बेटा, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इनको भी कि कहां कहां से आ गया।
क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, ये तो आपको याद हो गया होगा, ये मैंने इतनी बार करवा दिया था, ये पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन है बेटा, पहले भी आ चुका है, ठीक है। और साइटोकाइनेंस आपको, ये देखिए मेरी स्लाइड आपको याद होगी, मैंने बताया था कि किसने इन्होंने भाई साहब डिस्कवर किया था, सेल डिवीजन करता है कहां पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, प्लांट्स के जो हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर में मैंने बताया था कि आपके पास ऑक्सिन्स होते हैं, आपके पास जिब्रेलिन्स होते हैं और आपके पास साइटोकिनिन होते हैं, वेयरएज यहाँ पे आपके पास इथाइलिन होता है और आपके पास एब्सिसिक एसिड होता है, ये दोनों ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो ये अगर ऑप्शन में है ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ये तो सीधा सीधा कट गया। अब ये तीनों जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ प्रोमोटर हैं, ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। ऑक्सिन और जिब्रेलिन के बारे में मैंने बताया था बेटा कि ये क्या करते हैं, सेल इलोंगेशन करते हैं, सेल को ऐसे पकड़ते हैं, रबर बैंड की तरह खींच देते हैं, सेल लंबा हो गया, ठीक है, ऑल्दो वो रबर बैंड की तरह वापस नहीं आ जाता है, वो उसी तरीके से रहता है। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों क्या कर रहे हैं, सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन किसके अंदर होता है बेटा, साइटोकाइनिन के अंदर होता है। यही सेम क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा भी था और ये पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन, इस वजह से मैंने यहाँ पे लगवा भी दिया था। 2019 में आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आया था, प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स द सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। अब आपको ये समझ में आएगा कि सर बार बार पीवाईक्यूज के पीछे क्यों पड़े रहते थे कि बेटा पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, पीवाईक्यूज को याद कर लो, इतनी बार लगाओ, क्यों, देखो आ गया ना, 2019 से पूछा गया था, 2025 में फिर आ गया, 5 साल बाद 6 साल बाद रिपीट कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पीवाईक्यूज, ऐसा नहीं है कि आपके टीचर्स बार बार कह रहे हैं तो बेवकूफ है, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट कर जाते हैं। देखिए आपके सामने है, ये क्वेश्चन रिपीट करके ऑलमोस्ट लैंग्वेज भी वही सेम है। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को सपोर्ट करते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 97 ये पूछा गया है, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया था। ये पूछ रहा था कि ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है, तो सर ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। ये कैसे पता चलेगा आपको, मैंने पिट्यूटरी के जो है हार्मोन्स आपको याद हो पढ़ाए थे, पिट्यूटरी के मैंने 3 पार्ट पढ़ाए थे आपको। मैंने बोला था एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी होता है और मैंने बताया था आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। 6 हार्मोन ये रिलीज करता है, एक हार्मोन ये रिलीज करता है, 2 हार्मोन ये रिलीज करता है। सो इन टोटल 9 हार्मोन्स हैज बीन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें से पहला हार्मोन मैंने आपको पढ़ाया था ग्रोथ हार्मोन, या फिर मैंने कहा था कि बेटा इसको सोमैटोट्रोपिन भी कहा जाता है, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने आपको बीमारियां पढ़ाई थी, जाइगैंटिज्म, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगली, ठीक है, ये सारे चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। और इसी तरीके से संडे टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन कॉज, तो अगर आपको ये याद होगा कि भाई हाइपर सिक्रीशन उसका या हाइपो सिक्रीशन क्या कर सकता है, तो आपको ये भी पता है कि किस ग्लैंड से जो है वो रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज हुआ। उसका प्रूफ ये रहा कि मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था बेटा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्वेश्चन में क्या बात कह रहा है कि विच ऑर्गेनल्स हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स कौन बना रहा है, तो फैट को ही क्या कहते हैं बेटा, लिपिड भी कहा जाता है। इसी तरीके का क्वेश्चन ये देखिए आप टेस्ट सीरीज में क्या था, विच ऑर्गेनल प्लेज क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस ड्रग्स इन अ सेल एंड एज वेल एज, ये शायद दूसरा एक और क्वेश्चन इसी में था, एंड इसका एक और क्वेश्चन था बेटा, एंड ऑल्सो मेक द लिपिड्स मॉलिक्यूल, डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड्स, एक और क्वेश्चन था, शायद जगह की वजह से जो है वो यहां पर नहीं लगा, ठीक है। यहां पर नहीं है तो आप देख लीजिए, क्लास में देख लीजिए, क्लास का प्रूफ देखिए। फैट मॉलिक्यूल्स, यहां पर क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने जो है दोनों में पढ़ाया था आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या था कि सर आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, वेयर एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, फैट और लिपिड्स मॉलिक्यूल जो है वो बना रहा है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन है जो कि फैट मॉलिक्यूल्स को बना रहा है, तो कौन है बेटा, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साफ साफ क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि फैट और लिपिड्स कौन बनाता है। इसी को आपको याद भी होगा, मैंने मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का भी बोला था कि प्रोटीन ये बना लेते हैं, लिपिड्स ये बना लेते हैं, मिलके फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन बना करके वो सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं, जिसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन बना, सॉरी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है बेटा, आपका फैट मॉलिक्यूल्स को जो है वो बना रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कलरलेस प्लास्टिड्स आर, कलरलेस प्लास्टिड्स क्या होती हैं। मैंने बताया था आपको कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक कलर्ड होता है, दूसरा कलरलेस होता है। जो कलर्ड होता है बेटा उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ग्रीन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जो
कलरलेस होता है बेटा, उसका नाम क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो सीधा एकदम क्लास से उठ करके पूरा सवाल ऐसे खट से पूछ लिया गया है, कलरलेस प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान अगर आपने दिया था क्लास में तो एकदम सामने क्वेश्चन रखा हुआ है बेटा, कोई सोचने की जरूरत तक नहीं कि सर ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन और देख लें बेटा कि लास्ट क्वेश्चन मैंने जो आपको पढ़ाया था आपने एकदम सही किया होगा। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विच ऑर्गेनल कंटेन्स देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि मैंने क्या बताया था आपको, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था कि इनके पास इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए होता है। साथ ही साथ जब माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पढ़ा रहा था तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ाया था कि इनका खुद का डीएनए इनके पास होता है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि ये एक टर्म भी बताया था कि दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस। हर चीज के लिए इनको न्यूक्लियस के पास नहीं जाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ये दोनों क्या है, ये आपके इनके पास ओन जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पे देख लेते हैं जीपीटी का भी कोई क्वेश्चन है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रू। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको डीपीटी से भी पता है। और साथ ही साथ मैं बता भी रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ किसका होता है, प्लास्टिड्स, यानी कि कौन सी, क्लोरोप्लास्ट वगैरह का। ठीक है बेटा, तो यहां आपने देखा कि अगर आपने ये सारी क्लासेस ढंग से करी थी तो आपने क्या गेन कर लिया बेटा, 14 के 14 क्वेश्चंस, यानी कि 16 में से 14 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने क्लास में बिल्कुल एक चीज डिस्कस करी है, वो पूरे पूरे उठ करके आ गए, यानी कि दैट कंस्टिट्यूट अबाउट 87.5%, यानी कि राउंड ऑफ करके ऑलमोस्ट 90% आपका जो है वो इसी में से आया है। तो अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको चलते हुए एक चीज और बता दूं बेटा कि एडू एक्सेल में नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर योर रेगुलर 11th। अब आपका 11th एंट्रेंस हो चुका है तो 11th में रेगुलर आपको पढ़ना है। 11th 12th के लिए आगे नीट की, आईआईटी की जो भी आपको तैयारी करनी है वो सारे कोर्सेज एडू एक्सेल में स्टार्ट हो चुके हैं, बैचेस आपके बन चुके हैं। आप जल्दी से जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए या एडू एक्सेल के सेंटर पे आइए और अपने आप को एनरोल करिए, ताकि इसी तरीके से आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे सवाल उसमें आने वाले हैं आपके एंट्रेंस में। सो प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर द एंट्रेंस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।